मुझे कभी इसलिए स्टॉक मार्केट में नहीं आना कि मुझे यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है। नो, स्टॉक मार्केट इज नॉट योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज पार्ट ऑफ योर इनकम। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोगों को कोई पैसा नहीं लगाना। पैसा लगाना है सिर्फ लॉस करने के लिए। अगर मैं 20,000 की सैलरी करता हूँ, 50,000 की सैलरी करता हूँ, वो 50,000 मेरे स्टॉक मार्केट से निकल के आ जाए। ये जो कच्चा लालच है ये लोगों को बर्बाद कर रहा है। लोगों ने अगर अपने सीखने पे पैसा नहीं खर्च किया, पैसा छोड़ो यार, टाइम भी खर्च नहीं कर रहे लोग बैठ के। मतलब लोग इतना भी नहीं है कि किसी ढंग के क्रिएटर की 4 वीडियो को देख के उसको बैक टेस्ट कर लें बैठ के। स्टॉक मार्केट में अगर घटिया से घटिया स्ट्रेटेजी पे भी काम करोगे, 40% की एक्यूरेसी होती है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तब भी आप पैसे बना सकते हो। इन्वेस्टिंग उसको करनी चाहिए जिसके पास टाइम कम है। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, हार्डकोर बिजनेस, प्रोफेशन है। अगर आपके पास टाइम है तो ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आर्टिफिशियल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना, डायरेक्शन में पैसा लगाना, पैसे बनाना। उन्होंने खूब सारा पैसा बनाया। एक विसल ब्लोअर के कहने पे ये कंप्लेंट रेज हुई और जेन स्ट्रीट पकड़ में आया कि भैया उसने 46,000 करोड़ रुपए ऑप्शंस में कमाए, 7,000 करोड़ रुपए इस ट्रेड में लॉस किया। टोटल 35-36,000 करोड़ रुपए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में कमाए। ये क्या जेन स्ट्रीट ने। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए मोटिवेट ना किसी को करना है, ना किसी को करना देना चाहिए। दूसरे की वीडियोस को देख के कि भैया इसने इतने पैसे कमा लिए, मैं भी कमा सकता हूँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। भाव हो चाहे इंसान हो, ऊपर जाना है पर एक बार नीचे जरूर आता है। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं, 9 से 6 आप नौकरी करके आते हो, शाम को फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद आपके पास 1-2 घंटे है, आप ट्रेड करना कुछ करना चाहते हो, तो बिटकॉइन में ट्रेड करना, इथेरियम में, क्रिप्टो में, ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना सबसे बेस्ट है। अब 2017 तक आते आते जब जिस पेन से आप गुजरते हो कि आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये हो और आपको मांगने वाले आपके घर में 20 लाख 30 लाख वाले आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप सोच के देखो। स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना है, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको मार्केट के ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं, ऐसे प्रोफेशनल से मिलाएं जिनको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो। और आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ है विपिल कौशिक सर, जिनको मार्केट का लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस है। और आज ये आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से सिखाएंगे कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है, किन चीज़ों से आपको बचना है और किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ताकि आप जो लॉस करते हो, जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, उनको कैसे बेटर करना है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सागर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, एकदम। जी। अच्छा सर, आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, 24 से 25 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो जो एक ये जर्नी रही है, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आपको कहाँ से लगा कि हाँ, मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि MBA करने के बाद ना एक जॉब मिले MNC के अंदर में। 2002 में जब मेरा MBA कंप्लीट हुआ था, उससे पहले मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन था। तो जो .com बबल था उसके हम मारे हुए थे क्योंकि हमें लगा था यार IT में ना कोई फ्यूचर बचा नहीं है, तो फाइनेंस की तरफ जाते हैं। फादर स्टेट बैंक से रहे मेरे, तो उनके पास ESOPs थे, स्टेट बैंक के शेयर्स थे। तो वो एक ड्यूटी देके जाते थे घर पे कि जब मैं आऊँगा तो आज स्टेट बैंक का क्या प्राइस रहा बताना, तो वो नोट करके रखते थे। उस समय ये समझ नहीं थी कि शेयर्स हैं क्या, क्यों हैं, पापा क्या नोट कराते हैं ना। तो सिलसिला तो वहाँ से शुरू हुआ था। बट धीरे धीरे जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब मुझे करनी थी, तो घर के हालात उतने शानदार नहीं थे जैसे एक मीडियम फैमिली के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो एक ईगरनेस थी कि भाई जल्दी से नौकरी करनी है, घर वालों की कुछ हेल्प करनी है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है फैमिली के अंदर में। तो फादर ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी की, एग्ज़ाम्स भी दिए, इनफैक्ट NDA CDS की तैयारी भी की, ठीक है। और बहुत सारे एग्ज़ाम बैंकिंग के देते रहे क्योंकि पापा बैंक में थे, तो पापा की चाह थी कि हम बैंक में ही जाएं, जॉब करें। पर ठीक है, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो होता तो वही लाइफ में। मुझे नौकरी करनी थी, काम करना, कमाना था बेसिकली। तो फादर क्योंकि बैंक में थे तो उनके पास बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर थे जिनमें से कुछ लोग ऐसे एजेंट्स थे जो जगह जगह पार्ट टाइम जॉब लगवाते थे। तो क्योंकि मैं फादर के बहुत पीछे पड़ा हुआ था, पापा जी जॉब करनी है, तो फादर ने एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब दिलवा दी NDPL में। तो जो नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड है, जिसमें जब डेसू जो दिल्ली में हुआ करती थी, उसका जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें एक पार्ट BCS के पास में, एक पार्ट टाटा पावर के पास गया था। तो टाटा पावर की पूरी टीम डेपुटेशन के लिए दिल्ली में डिप्यूट हुई थी और मैं हेड ऑफिस में, मुझे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली। सोचिए, MCA करने के बाद में, .com बबल झेलने के बाद में मैंने काम तो करना ही है। तो 3,000 रुपये के आसपास की पगार थी, जो पहली जॉब थी और मैंने बड़ी खुशी से। ये कौन से ईयर की बात है? ये लगा लीजिए 2003 के आसपास की बात है, स्टार्टिंग। 2-3 महीने नौकरी करने के बाद मुझे लगा यार ये क्या डेली MIS बनाना, खाली लोगों की रिपोर्टिंग लेना, जितने भी एक्सीडेंट्स होते थे उनकी रिपोर्टिंग लेना, भाई आपने मोबाइल का बिल क्यों नहीं भरा, आपने मोबाइल एक्स्ट्रा क्यों यूज़ किया,
तो ये काम था हमारा एज ए डेटा ऑपरेटर, फिर उसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के अपने बॉस को दे देना। अब मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ चीज़ें ना सितारे आपको आपकी जहाँ जो डेस्टिनी है ना वहाँ ले जाते हैं। राइट। क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हम पहले, आपको पता ही है मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी काफ़ी शौक है। तो उस समय जब मुझे नहीं पता था कि मैं स्टॉक मार्केट में आने वाला हूँ, पर अगर आज मैं अपनी कुंडली को देखता हूँ मुझे लगता है कि हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बना हुआ था। कैसे? पहली जॉब जब मुझे लगी, फिर मुझे मेरे कॉलेज के जो लेक्चरर थे वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम कर रहे थे। उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने कॉल किया, बिल्कुल जॉब करनी है। मैंने यहाँ करनी है। कह रहे ब्रोकर के पास है। तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मुझे चाहिए था कि हमें शेयर्स, पापा ने बड़े स्टेट बैंक के शेयर्स के प्राइस नोट करवाए हैं। तो पहली जॉब तो उन्होंने मुझे दिलाई। और एक छोटा सा ब्रोकर था, हालांकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे आज भी मिलते हैं, तो मेरे लिए गुरु समान है, पिता समान है, क्योंकि पहली जॉब उन्होंने दी, उन्होंने सिखाया सब कुछ मुझे वहाँ पे। तो करोल बाग में हमने कुछ 500 रुपये बढ़ के 3,500 के आसपास की पहली जॉब मिली थी। बड़ी खुशी खुशी हमने की। तो उस समय आईपीओ के फॉर्म भरे जाते थे, बड़े एक न्यूज़पेपर की तरह आईपीओ के फॉर्म होते थे। तो आईपीओ के फॉर्म का पूरा गट्ठर हमारे पास में आता था, वो पूरे करोल बाग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर शाम को वापस कलेक्शन करने के लिए जाना, किस किसने फॉर्म भरा है चेक कलेक्ट करना, फिर हम उसको डेटा एंट्री करते थे, भाई किस किसने आईपीओ अप्लाई किया है। तो वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद कमोडिटी लॉन्च हुई 2003 के लेट में, लास्ट में। तो वहाँ पे फिर मुझे मेरे ब्रोकर ने कहा कि भाई आप नया कुछ लॉन्च हो रहा है, कुछ चैलेंजिंग आपके लिए, कुछ करना चाहोगे? मैंने यहाँ करेंगे। बोले सीखो और सिखाओ। हमें नहीं पता, क्योंकि एनसीडीएक्स एक्सचेंज पहले लॉन्च हुई थी कमोडिटीज़ की। तो एनसीडीएक्स के लोगों से बातचीत होना, ट्रेनिंग्स में जाना, सीखना समझना करके, फिर सबसे पहला जो असाइनमेंट था मेरा वो था ग्वार सीड्स की डिलीवरी को सेटल कराना। तो ग्वार सीड का सट्टा बहुत तगड़ा सट्टा चलता था उस समय, बहुत तगड़ा। ग्वार सीड ऐसी चीज़ थी जिसमें दिल्ली के पंजाबी बाग के कोठी वाले लोग बर्बाद हो गए थे। जो करोड़ों की कोठी में रहते हैं पंजाबी बाग में, उन्होंने घर बेच दिए थे अपने, इतना गंदा सट्टा उसमें चला था। तो कमोडिटीज़ की डिलीवरी सेटल करना कोई आसान काम नहीं था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद इंडिया बुल्स में जॉब करना, इंडिया बुल्स के बाद में जियोजीत फाइनेंशियल्स, फिर उसके बाद एक ब्रेक मिला, रेलीगेयर में काम किया, रेलीगेयर के बाद में कार्वी में काम किया, कार्वी के बाद में मोतीलाल ओसवाल के बाद लास्ट जॉब जो 2017 में थी वो आनंद राठी में थी। तो ये जो 24 साल का जो आज अनुभव मैं कैरी कर रहा हूँ, उसमें 16-17 साल मैंने ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जॉब की है। तो इस बिज़नेस को समझा है, इस इंडस्ट्री को समझा है, देखा है कि क्लाइंट क्यों लॉस कर रहे हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो एक सिस्टम चलता है कि भाई आप खाली या तो सेल्स की आपको जॉब मिलती है या आपको डीलर की जॉब मिलती है, जिसको पंचर कहते हैं, जो क्लाइंट्स के यहाँ पे ट्रेड डालते हैं। ब्रोकर के ऑफिस में बैठ के आपको काम करना होता है। अब आप चाहे टीम लीडर बन जाओ, चाहे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाओ, चाहे आप एक डीलर रहो, आपको जीरो नॉलेज होती है मार्केट की। राइट। मतलब ये इतना कड़वा फैक्ट है, इतना हार्डकोर ट्रू फैक्ट है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक भी एम्प्लॉय पूरे ब्रोकिंग में, सीनियर लेवल को छोड़ दीजिए, जो वीपी लेवल के लोग हैं जिनको समझ होती है बाजार में काम करने की, बाकी जो सेल्स फोर्स है या जो पंचिंग फोर्स है, जो सौदे पंच कर रही है क्लाइंट के बिहाफ पे, जो लोग कह रहे हैं सर आप रिसर्च टीम से कॉल आई है, टीसीएस खरीद लो, ये स्टॉप लॉस है, टारगेट है, क्लाइंट ब्लाइंडली उसको बाय करता है क्योंकि ब्रोकर ने टिप दिया है ना। तो यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय को ये जीरो नॉलेज होती है, उसको चार्ट भी नहीं पता होते कि कैंडलस्टिक्स क्या है, चार्ट कैसे चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या होता है, क्यों प्राइस चल रहा है, क्या इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर तो छोड़ो, उनको ये नहीं पता जीरोधा क्या है, उनको ये भी नहीं पता होगा फायर्स नाम की कोई चीज भी है, या और कोई ब्रोकर भी हैं जो डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ गए हैं, उनको ये नहीं पता होगा डिस्काउंट और ट्रेडिशनल में, डिस्काउंट ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी नहीं पता उनको। और उनको ये भी बताना अलाउड नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स को ये बता दो सर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ट्रेंड भी देखना नहीं आता, उनको अलाउड ही नहीं है। तो 2017 में जब मेरे जॉब छोड़ने की वजह थी, जिस समय ऑलमोस्ट मेरे पास में कुछ 50 से 60 एम्प्लॉय मेरे साथ काम करते थे, मेरे टीम में काम करते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू हम करते थे, हम सेलिब्रेट करते थे कि आज 200 करोड़ का वॉल्यूम किया, 300 करोड़ का वॉल्यूम किया, आज 500 करोड़ का वॉल्यूम किया, आज थाईलैंड का टूर मिल रहा है, दुबई का टूर मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सैलरी 50 आ रहा है, इंसेंटिव 2 लाख रुपए आ रहा है, सेल्स, मजा आता है, बहुत थ्रिलिंग जॉब रहती है। पर घूम फिर के हमारा एक भी क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड छोड़ दीजिए, पैसा नहीं बचा सकता था। पैसा बनाना दूर की बात है, पैसा बचाना मुश्किल है। मेरे इतने साल के करियर में, प्रोफेशनल करियर में, मैंने एक क्लाइंट नहीं देखा जिसने पैसा बनाया हो। क्लाइंट की शेल्फ लाइफ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पैसे वाला है तो 8 महीने, साल भर। जब तक उसके पास रिजर्व है तब तक वो चलता है। बस जब तक पैसे हैं, रिजर्व हैं, सैलरी से निकालता है, घर बेच के आता है, पैसे गहना बेच के आता है। पर बाजार में सट्टा करने की, ऐसा नशे से ज़्यादा लत उसको सट्टा करने की, ट्रेडिंग करने की हो जाती है। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं शेयर ब्रोकर्स, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को सिखाते नहीं है। वो ये नहीं कहते अपने क्लाइंट को ट्रेंड दिखना बताओ, अलाउड ही नहीं है।
एक बार अगर मेरे एम्प्लॉई ने, मुझे अच्छे से याद है, किसी ने जिसको थोड़ी सी नॉलेज थी, उसने क्लाइंट को बोला सर अभी फलाना शेयर मत खरीदिए, अभी ये नीचे गिरने वाला है। और सभी जो ट्रेड होते थे वो रिकॉर्डिंग लाइन पे बताए जाते थे। तो कॉम्प्लायंस वाले रिकॉर्डिंग डेली सुनते रहे। तो किसी कॉम्प्लायंस ऑफिसर के पास में उस एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग सुनने में आ गई, भाई उसने क्लाइंट को रिकमेंड किया है कि सर अभी डाउन ट्रेंड, अभी मत खरीदिए। उस एम्प्लॉय को अपनी जॉब से धोना पड़ा, उसको निकाल दिया गया। जैसे तैसे करके मैंने डिसाइड किया भी नहीं, जब तक आप इस इंडस्ट्री में आप सीखोगे नहीं, इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं जो भी बना हूँ इस बाज़ार में सिर्फ सीखने की वजह से बना हूँ। 2017 में जॉब छोड़ने से पहले मैंने अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया। 2008 की मंदी में हमने बहुत पैसे कमाए, दुनिया भर का लॉस किया, ऑप्शंस में लॉस किए। एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय अकाउंट खोलना अलाउड नहीं होता, पर हमने बाहर अपनी फैमिली के अकाउंट से अकाउंट खोले, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, यहाँ से पैसा निकाला, डाला। और ऐसे ही टिप्स के चक्कर में कि भाई ये फलानी ऑप्शन खरीद लीजिए, वो जीरो हो गई, जीरो। कुछ काम नहीं करना था, 40-45 लाख रुपए नुकसान किया, कर्जा सर पे चढ़ गया, क्रेडिट कार्ड वाले घर में आने लगे, बैंक वाले घर में आने लगे, डिफॉल्ट्स हो गए, सिविल स्कोर पूरा जीरो हो गया, खराब हो गया। अब 2017 तक आते आते जब जिस पेन से आप गुजरते हो कि आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये हो और आपको मांगने वाले आपके घर में 20 लाख 30 लाख वाले आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप सोच के देखो। पर मेरे को एक चीज़ वहाँ पे समझ में आ चुकी थी कि आपका जो पैसा आपके अकाउंट से गया है वो किसी दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट वाले कौन लोग हैं? प्रॉफिट वाले शायद वो लोग हैं जिनको शायद स्ट्रैटेजी पता है। हमारे टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, स्पाइडर नाम का सॉफ्टवेयर, टेक्निकल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी अच्छी खासी साल की रेंटल फीस होती थी। राइट। वहाँ पे आप चार्ट देख पाते थे, वहाँ पे आप इंडिकेटर्स बना पाते थे, इंडिकेटर्स के ऊपर काम कर पाते थे। पर मुझे तो याद ही नहीं, मेरे इतनी लंबी जर्नी में किसी एक क्लाइंट ने भी, किसी ने मुझे कहा हो कि भाई आप ये ट्रेंड डाउन है या अप ट्रेंड है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस है या भाव यहाँ से ऊपर जाए, क्यों जाएगा पता ही नहीं। वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे, जो भाव वहाँ से आए, रिसर्च रिपोर्ट आती रही, ब्रोकर रिपोर्ट निकालता रहा, रिपोर्ट के बेसिस पे या जो दिन भर जो टिप्स आती रही उसके बेस पे ट्रेड होता रहा। तो इसके बेस पे ट्रेड करने पे जब सोचिए, आपको मैं ये कहूँ कि आप एक काम कीजिए, आपके पास पैसे हैं, आप ये काम कर लीजिए, और आपको उस काम को करने की समझ ही नहीं है, तो क्या आप अपने पैसे को बचा पाएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ, दिल्ली से आपको पता है दिल्ली में खाने पीने का कितना शौक है लोगों को। मैं कहता हूँ यार, रात को ना एक मोमोज की दुकान, छोटा सा मोमोज का जो रेडी पे मोमोज बेचता है, वो बेचारा कम से कम रोज 4-5 हज़ार रुपये कमा के चला जाता है आराम से। तो महीने के 1-1.5 लाख रुपए की उसकी सेल है। 30% का 40% का खर्चा भी निकाल दो, तब भी वो अच्छे खासे पैसे घर में लेके आता है, किसी एक पढ़े लिखे बच्चे से ज़्यादा। और मैं कहता हूँ भाई साहब, आप जाके ना खाने का स्टॉल स्टार्ट कीजिए, और आपको ना ये पता है भैया कैसे बनेगा माल, कहाँ से आएगा, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, लोगों को क्या स्वाद पसंद है, कहाँ पे दुकान लगानी चाहिए, कहाँ पे रेडी लगानी चाहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उस धंधे में ही बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए 90% जो सेबी कह रही है ना, आज भी 90% वो लोग लॉस में जो आज भी सीखना नहीं चाहते। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप स्कूल गए, आपने 12th तक पैसे दिए, 12th क्लास आपने पास आउट की स्कूल में, आपने हर महीने फीस दी स्कूल को सीखने के लिए। आपके पेरेंट्स भी तो सिखा सकते थे बिल्कुल। 5th क्लास तक तो बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा सब्जेक्ट बच्चों को पेरेंट्स घर में पढ़ा देते हैं। तो 5th क्लास तक तो एजुकेशन स्टार्ट होनी नहीं चाहिए स्कूल में, 5th के बाद ही स्टार्ट होनी चाहिए। राइट। पर फिर भी हम जीरो से, प्री नर्सरी, LKG से, जीरो से भी नीचे हो जाता है, जीरो से भी नीचे है ना, प्रिपरेटरी क्लासेस से लेके हम 12th क्लास तक तो स्कूल में फीस देते हैं। फिर हम कहते हैं भैया नौकरी चाहिए, ग्रेजुएट करना पड़ेगा आपको, तो ग्रेजुएशन 3 साल के लिए वहाँ फीस पे करते हो आप कॉलेज के लिए। फिर आपको प्रमोशन चाहिए, फिर प्रमोशन चाहिए तो PG चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप फिर फीस पे करते हो। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोगों को कोई पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाना है सिर्फ लॉस करने के लिए। डीमेट अकाउंट में पैसा हो, कल से ट्रेड चालू हो जाए, अगर मैं 20,000 की सैलरी करता हूँ, 50,000 की सैलरी करता हूँ, वो 50,000 मेरे स्टॉक मार्केट से निकल के आ जाए। ये जो कच्चा लालच है, ये लोगों को बर्बाद कर रहा है। और इस वजह से ये डेटा 90% नहीं, 90 से ज़्यादा हो जाएगा अगर लोगों ने आज भी अपने आप को चेंज नहीं किया। लोगों ने अगर अपने सीखने पे पैसा नहीं खर्च किया, पैसा छोड़ो यार, टाइम भी खर्च नहीं कर रहे लोग बैठ के। मतलब लोग इतना भी नहीं है कि किसी ढंग के क्रिएटर की 4 वीडियो को देख के उसको बैक टेस्ट कर लें बैठ के। आज RSI की वीडियो चाहिए, कल ट्रेंड लाइन की वीडियो चाहिए, परसों ये वीडियो चाहिए। आज X क्रिएटर को देखा, परसों Y क्रिएटर पे जंप कर जाते हैं। किसी के मिलियन व्यूज़ है तो उस क्रिएटर के पास चले जाते हैं। कहीं भी किसी एक लकीर के फ़कीर नहीं बनते। स्टॉक मार्केट में अगर घटिया से घटिया स्ट्रैटेजी पे भी काम करोगे, 40% की एक्यूरेसी होती है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तब भी आप पैसे बना सकते हो आराम से। तब भी पैसे बना सकते हो 40% की सक्सेस रेशियो के ऊपर भी। पर प्रॉब्लम ये है कि वो 40% अगर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है
या पहले 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं, आप उसी समय आप चैनल चेंज कर देते हो, उसी समय आप स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो, उसी समय आप क्रिएटर चूज कर लेते हो। भैया ये क्रिएटर बेकार है, इसकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, फलाने क्रिएटर की वीडियो पे काम किया था, उस पर पैसे आ गए थे। आप किसी एक चीज़ पे स्टिक ही नहीं करते हो, आप ना ही बैक टेस्टिंग कर रहे हो, ना ही अपना समय दे रहे हो। आपके पास पैसा नहीं है सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वीडियोज़ तो हैं, फ्री का कंटेंट है, सोशल मीडिया का पावर तो है ना आपके पास में। इतने सारे हजारों कंटेंट क्रिएटर हैं इतने फाइनेंस के, शानदार, और इतने अच्छे अच्छे हैं, और एक से एक स्ट्रैटेजी भी है, पर फिर भी लोग फॉलो नहीं करते, टाइम नहीं देते। फॉलो नहीं करते, टाइम नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट उनके बाप का नौकर है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया ना तो आज के आज रिटर्न्स आनी चाहिए। अब मैंने पैसा डाला, विपुल ने पैसा डाला, विपुल को पैसे आने चाहिए। क्यों विपुल को पैसे आने चाहिए? विपुल की शक्ल देख के स्टॉक मार्केट टिका करती है क्या? नहीं करती। मैं देखने में अच्छा हूँ, फलाना देखने में मुझसे अच्छा है, वो उससे खराब है, क्या इसकी शक्लों को देख के स्टॉक मार्केट पैसा देती है? स्टॉक मार्केट इज जस्ट इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग उसका एक पार्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है। इन्वेस्टिंग उसको करनी चाहिए जिसके पास टाइम कम है, पर थोड़ा सा भी अगर टाइम वो स्टडी में लगा लेता है, थोड़े फंडामेंटल चेक करने जानता है, थोड़े से चार्ट देखने जानता है, थोड़ी सी फंडामेंटल स्टडी के साथ में टेक्निकल को अगर वो एम्बाइब कर लेता है, तो शायद वो पैसे बना पाएगा। बट ट्रेडिंग किन के लिए? ट्रेडिंग है फुल टाइम बिजनेस, ये है असली नौकरी। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में बैठ सकते हो, 6 घंटे बैठ के चार्ट देख सकते हो और एक दिन में 100 से ज़्यादा चार्ट देख सकते हो, आज इसका चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये स्टॉक क्या कह रहा है, वो स्टॉक क्या कह रहा है, बहुत सारा डेटा एनालिसिस, एनएससी का दुनिया भर का डेटा आता है, वो डेटा क्या रीड कर सकते हो। मार्केट बंद होने के बाद, ब्रेक लेने के बाद में क्या घंटे 2 घंटे फिर दोबारा स्टडी कर सकते हो। अगर कल का प्लान मैं आज बना सकता हूँ तो मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने का हकदार हूँ, तो मैं 90% लॉस की कैटेगरी में खड़ा नहीं हुआ। वो 10% लोग जो पैसा बना रहे हैं सिर्फ वो हैं जो फुल टाइम मार्केट को देते हैं, जिनकी रोजी रोटी शेयर बाजार है, जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन समझते हैं, फुल टाइम बिजनेस समझते हैं, उसी की गुलामी करते हैं, उसी की नौकरी करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग बनी है। और वो 10% लोग हैं। 90% वो हैं जॉब पे गए हुए हैं, ट्रेड डाल दिया ऑप्शंस के अंदर में, क्योंकि उसकी वीडियो देखी थी, भैया उसने 10 लाख 5 लाख कमाए। कोई किसी को नहीं पता 10 लाख 5 लाख कमाने के लिए उसने कितना बैकअप रखा हुआ है। राइट। वो 1 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहा है और उसने आपको दिखाया 5 लाख है, उसने आपको दिखाया 5 लाख का प्रॉफिट या 5 लाख का लॉस। आपके पास है 1 करोड़ पे कमाने के लिए, डालने के लिए। आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप नौकरी कर रहे हो, आप अपनी सेविंग को लेके आ रहे हो। सेविंग को लेके आके आप धन्ना सेठ बनना चाहते हो, नहीं बन सकते। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, हार्डकोर बिजनेस, प्रोफेशन है। अगर आपके पास टाइम है तो ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अब आप कहते हैं सर मैं ऑफिस के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए आप फिर क्रिप्टो में आइए ना। भाई अगर आपने क्रिप्टो को थोड़ा स्टडी करना है, आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना अपने आपको स्टडी करने पे लगाइए। देखो क्रिप्टो कैसे चलता है, बीटीसी में काम करना है, इथेरियम में काम करना है, किस में काम करना है। आपको ये प्रोडक्ट तो चूज करो, प्रोडक्ट चूज करके उसके चार्ट्स को देखो। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत देखना आ गया, तो पेपर ट्रेडिंग करो। अब पेपर ट्रेडिंग में लोग कहते हैं यार इमोशंस तो होंगे ही नहीं ना, इसमें पैसे नहीं लगे। अरे पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल नेट प्रैक्टिस की तरह से है कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले आपको रणजी खेलनी पड़ेगी, रणजी खेलने से पहले आपको गली क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और गली क्रिकेट से के बाद में आपको नेट पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। कोई सिलेक्टर आपको नेट प्रैक्टिस करते हुए देखता नहीं है, नहीं देखता, कोई नहीं देखता, ठीक है ना ही नेट प्रैक्टिस में मारे हुए छक्के आपके काउंट होते हैं। पर नेट प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर ट्रेडिंग वो नेट प्रैक्टिस है। जब तक आप नेट प्रैक्टिस में पैसा नहीं बना सकते, वहां पे अगर आप ड्राइव अच्छा खेलोगे तभी तो आप ग्राउंड पे खेल सकते हो बॉस। असली पिच पे जाने से पहले आपको शॉर्ट पिच पे जाना पड़ेगा, जो आपका नेट है। आपकी घर की छत हो सकती है, आपकी गली का ग्राउंड हो सकता है, आपका मोहल्ले का ग्राउंड हो सकता है, पर कम से कम वहां पे जाओ तो सही। अब पेपर ट्रेडिंग की बहुत सारी ऐप्स हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आपको फ्री मिल जाता है। आप कम से कम जाके ट्रेड करने की कोशिश तो करो। आपके पास, आप ऑफिस से घर आ गए, अब ये 24 आवर्स की मार्केट है क्रिप्टो। क्रिप्टो में 24 घंटे काम कर सकते हो। आपने घर पे आ गए, आराम से बैठो, शाम को अगर आपको आधे घंटे में एक ट्रेड मिल जाए, मारो, एक तरफ हो जाओ। और उस टाइम पे यूएस सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। भाई यूएस सेशन है, दिन में यूरोप मिल जाता है आपको। दिन में अगर आपको 9 से 3 में काम करना है तो आपके पास इंडियन मार्केट है। और इंडियन मार्केट में अगर आप फुल टाइम नहीं हो तो भाई ट्रेडिंग क्यों करनी है? डॉक्टर ने कहा है क्या आपको, या आपके माँ बाप ने कहा था भैया सागर भाई आप जाओ और पैसे कमा के लेके आओ, वरना घर में घुसना मत? क्या किसी ने ये बोला है? और ट्रेडिंग से पैसे कमा के लेके आओ, किसी ने भी नहीं बोला। कोई कंपल्शन आपके ऊपर में? कुछ भी नहीं। कोई जबरदस्ती है? क्यों आ रहे हो? सेबी का डेटा बड़ा, सेबी पहले कहती थी कि एवरेज लॉस 50,000 रुपए का है। आज सेबी का डेटा हैरान कर रहा है कि 1,11,000 के आसपास का, 1,10,000 के आसपास का एवरेज लॉस है। क्या मतलब है यार? मैं सेबी को भी सवाल कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि क्या सेबी कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जो ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाए? अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उनके पास फंड होता है, पर कहाँ होते हैं भाई साहब? मैं कहता हूँ कि दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर के ऊपर में आपने पेनल्टी लगाई, आपने उनसे पैसा लिया, वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला गया, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस फंड में जाके क्या क्लासेस लगाई जा रही हैं स्टेट टू स्टेट जाके? क्या कोई भी बॉडी, एनएससी, बीएससी, सेबी, एक्सचेंज, कोई भी, क्या हर स्टेट में क्लासेस रन कर रही है?
कहीं भी नहीं हो रही। वो ये तो बता रहे हैं कि 90% लोग लॉस खा रहे हैं। 50,000 का डेटा बढ़ के 1 लाख पे चला गया। क्या कोई भी एक सिंगल क्लास मुझे बताओ पूरे इंडिया में चल रही हो कि भैया दिल्ली में ये सेशन है कि जिसको ज्वाइन करना है पेड या फ्री? मैं कहता हूँ लोग पेड जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, पर सिखाने के लिए है कौन? हमारे जैसे क्रिएटर जब सिखाने के लिए क्लासेस लेते हैं तो एक्सचेंज आती है, भाई आप क्लासेस नहीं ले सकते। लोग कहते हैं यार ये तो पैसे कमाने के लिए आए। अरे भाई ठीक है, स्कूल भी तो पैसे कमाने के लिए खुला हुआ है। आप स्कूल से लेके क्या आ रहे हो, आप क्या नॉलेज वहां से लेके आ रहे हो, उस पर ध्यान दो ना। आप बोलोगे कॉलेज खोल के बैठ गए जी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, भाई साहब फीस तो पे करनी पड़ेगी ना। राइट। तो अगर आपको फीस पे करनी पड़ेगी, किसी से सीखना है तो दो ना पैसे, क्या दिक्कत है? अब आप ये डिसाइड करो सरकारी कॉलेज में पढ़ना है 1,000 रुपये महीने की फीस से, या आपको 1 लाख रुपए वाले बड़े एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में जाना है। वो आपको डिसाइड करना है। वो आपको डिसाइड सारे एवेन्यूज आपके पास, फ्री भी तो है। यूट्यूब की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब पे इतने क्रिएटर्स इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं यार, कमाल का कंटेंट है। आप जाके सीखो तो सही, फ्री में सीखो, प्रैक्टिस करो। आपको लगे प्रो पे जाना है तो भैया उसके लिए तो पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। तो सर अभी जैसे आपने सेबी का भी बताया, डेटा भी बताया और क्रिएटर्स के ऊपर पेनल्टी का भी बताया। यही एक अभी न्यूज़ आई थी जैन स्ट्रीट की, ठीक है। जैन स्ट्रीट के ऊपर 4,830 करोड़ 4,830 करोड़ का पेनल्टी लगाई है, ठीक है। और उसको अलाउ कर दिया कि आप आगे फिर से जो आपने पहले किया वो कर सकते हो जी। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या नजरिया है आपका? सागर भाई पहले तो ये समझते हैं जैन स्ट्रीट ने क्या कांड किया, कांड, ठीक है। और देखो अगर ये कांड अगर आपने और मैंने किया होता ना, या किसी क्रिएटर ने किया होता, तो उसको तो एक्सचेंज बाढ़ कर देती कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, और साथ में आपके फैमिली मेंबर भी नहीं कर सकते। बेशक से पेनल्टी भर लो, उसके बाद भी आपको अलाउ नहीं करेंगे वो। अब जैन स्ट्रीट ने क्या गेम किया है कि जो वीकली एक्सपायरी होती थी उसमें ट्रेड करने का तरीका क्या है समझिए। मैं हमेशा जो मेरी ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस होती हैं जो अलग अलग शहरों में होती हैं, उसमें मैं सबसे पहली चीज़ पता है क्या सिखाता हूँ? पहले मैं ये बताता हूँ कि एक तरफ कॉल है, एक तरफ पुट है। कॉल खरीदने से शेयर के भाव में क्या मूवमेंट आएगी आप बताइए? अगर मैं कॉल खरीदता हूँ कुछ भी तो शेयर के भाव में क्या मूवमेंट आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। अगर मैं पुट खरीदता हूँ तो क्या शेयर गिरेगा? नहीं गिरेगा। शेयर चढ़ रहा है इसलिए उसकी कॉल चढ़ रही है, समझिएगा। शेयर गिरने लगता है तो उसकी पुट बढ़ने लगती है, कॉल गिरने लगती है। अब ये गेम क्या है? अब गेम है ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कौन कर रहा है? गेम क्या होता है, पहले पोजीशन क्रिएट की जाती है कॉल खरीद के, अगर मुझे तेजी करनी है, और पुट बेच देता हूं। पुट बेचने का मतलब भी तेजी करना है, कॉल खरीदने का मतलब भी तेजी करना है। मैंने कॉल खरीद ली, कॉल में बाइंग करके ओपन इंटरेस्ट मैंने क्रिएट किया, और पुट में मैंने सेलिंग करके ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब जिस भी इंडेक्स या अंडरलाइंग, फॉर एग्जांपल रिलायंस में तेजी करनी है, मुझे 10,000 करोड़ का माल खरीदना है रिलायंस का या इन्फोसिस का, या निफ्टी 50 में 10,000 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो भैया मैं जिस शेयर को मैंने खरीदना है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे खरीदने से, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं एफआई हूं, मैं स्मार्ट मनी हूं, मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए लगाने को है। एफआईडीआई का डेटा आप देखते हो ना हर महीने, आज 40,000 करोड़ की बाइंग हुई है इस महीने, 40,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, 20,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। क्या डेटा ये? मतलब इतना बड़ा डेटा है उनके, इतना बड़ा फंड उनके पास लगाने के लिए है। वो क्या करते हैं, जब उनको तेजी मंदी, वो क्रिएट करते हैं। दे आर द क्रिएटर्स। हम लोग कौन है? हम लोग पागल है भाई, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब तक आप ऑप्शन चेन को नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया इन्होंने, जो जैन स्ट्रीट ने किया, आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसी साइड की इक्विटी बाइंग या सेलिंग चालू कर देते हैं। रिलायंस की कॉल खरीदी, रिलायंस की पुट बेच दी, अब रिलायंस खरीदना चालू किया, रिलायंस बढ़ेगा, रिलायंस बढ़ेगा, क्योंकि मेरी कैपिटल कितनी है? मेरी कैपिटल हजारों करोड़ में है। मैं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लगा रहा हूं मैं। समझो कितना बड़ा गेम है। कॉल ऑटोमेटिकली भागेगी, मैथ्स है। पुट ऑटोमेटिकली गिरेगी, राइट, मैथ्स है। वो कॉल बढ़ने से पैसा कमाते हैं, पुट गिरने से पैसा कमाते हैं, और जब उनको प्रॉफिट बुक करनी होती है, जब उनका माल छोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो भाव डेफिनेटली गिरेगा ना। इतनी बड़ी वॉल्यूम से जब भाव ऊपर आया है तो इतनी बड़ी वॉल्यूम से भाव नीचे भी आएगा, तो पोजीशंस को रिवर्स करते हैं। फिर कॉल सेल, पुट बाय। ये क्या है जैन स्ट्रीट ने? आर्टिफिशियल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना, डायरेक्शन में पैसा लगाना, पैसे बनाना। उन्होंने खूब सारा पैसा बनाया। एक विसल ब्लोअर के कहने पे ये कंप्लेंट रेज हुई और जैन स्ट्रीट पकड़ में आया कि भैया उसने 46,000 करोड़ रुपए ऑप्शंस में कमाए, 7,000 करोड़ रुपए इस ट्रेड में लॉस किया। टोटल 35-36 हजार करोड़ रुपए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में कमाए। 4,830 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी उस पर लगाई। कुछ दिन के लिए उसको बंद किया, एस्क्रो अकाउंट में पैसे गए। पैसा कहाँ गया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला गया होगा, हो सकता है, ठीक है ना। उसको दोबारा से अलाउ कर दिया मार्केट के अंदर में। क्यों अलाउ कर दिया? अब ये जो पैसा है, ये किसका नुकसान हुआ है? ये रिटेल का नुकसान हुआ है, उस 90% का नुकसान हुआ है।
जो सेबी के डेटा में आता है कि 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस। किसकी वजह से लॉस में है? जेन स्ट्रीट जैसे जेन बड़े स्ट्रीट लोगों की के वजह से। चक्कर में, बड़े हेज फंड, बड़े ट्रेडर के चक्कर में लॉस में है। क्या जो पैसा आपने रिकवर किया है 4,830 करोड़ की पेनल्टी, क्या आपने उन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट की जिनका लॉस हुआ था? नहीं किया, क्या आप करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे। क्या आप लोगों को कहते हो भैया मेरी ये इंस्टीट्यूशन से जाके सीखो? क्या सेबी हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करती है, हमारे नॉलेज टेस्ट ले, भाई अपने ऊपर ऑनबोर्ड कराए, वो बताए कि भैया मेरे वेबसाइट के ऊपर में ये 20, 50, 100 कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, आप हमें टेस्ट करो, हमारे एग्जाम्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप बोलो भैया ICS की क्लास लेनी है, रैंकिंग वाइज है, आप क्लास लो, लोगों को पता होगा ऑथेंटिक कौन है। क्लियर है भाई? हमें ये कहना बड़ा आसान है कि भैया आप ये मत करो, वो मत करो, पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हो, ट्रेडर्स के लिए कर क्या रहे हो आप? मतलब जो भी आपके रूल्स आते हैं निकल के, सेबी के जितने भी पेपर आते हैं जी, उसमें सब में यही आता है कि हम इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए, ताकि उनको प्रोडक्शन मिले, जी। उनके हित की बात की जाए। जी। बट जब हित की बात आती है, उनके लिए पैसा आता है आपके पास में, वो देते नहीं हो आप किसी अच्छा एक बात आप मुझे, आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर के हित के लिए पैसा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, सपोज कीजिए पेनल्टी से। अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ एक स्टॉक के अंदर में, एक्स स्टॉक के अंदर में, और उस स्टॉक का नाम ले लूंगा। अभी MS धोनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके अंदर में, 1000 करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ इसमें, 1000 रुपए का शेयर 100 रुपए के नीचे आ गया वो, ठीक है। ब्लू करके टैक्सी एक हुआ करती थी, आपको पता हुआ है ना, नाम लूंगा शेयर का। तो ऐसे में जिन जिन इन्वेस्टर्स को उसमें लॉस हुआ, क्या उस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उनको पैसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्या दिया गया है? आगे भी नहीं मिलेगा। क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, किस फंड की बात कर रहे हैं हम बैठ के? घूम फिर के कहानी ये है, ये बाजार पैसे वालों का है, ये बाजार नॉलेज वालों का है, जिनके पास नॉलेज है। आप, ये गंगा ना बह रही है, आप समझो ये नदी बह रही है, आपके पास बाल्टी है, ग्लास है, चम्मच है, कटोरी है, बोतल है, जो भर सकते हो भर लो, बाहर हो जाओ। अब नदी बनने की कोशिश मत करो, नदी को अपने घर में लेके आओगे बाढ़ आ जाएगी, घर डूब जाएगा। आपको नदी को जैसे जा रहे जाने दो, मार्केट चल रही है चलने दो, आपको खाली ट्रेंड में सवार होना है, ट्रेंड में से जो निकाल सकते हो निकालो, जितना आपका लालच है, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आपकी स्ट्रेटजी कहती है, लो और बाहर हो जाओ। आप अपनी हैसियत औकात से ज्यादा पैसा कमाने के सपने मत लो यहाँ पे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हैसियत औकात की बात नहीं करनी चाहिए, बट मुझे मेरी हैसियत औकात पता है भैया, मुझे इतने लॉस में मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी औकात तो नहीं है। ट्रेड डालते ही अगर आपकी दिल की धड़कन आपके कानों को सुनाई दे तो समझ लो कि आपकी औकात के अगेंस्ट जा रहे हो आप। राइट, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। तो अगर आपने अपनी हैसियत को, अपनी लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस वुड बी एक प्योर वर्ड है ना, औकात थोड़ा हिंदी बड़ी हार्श लगती है, लिमिटेशन, आपकी लिमिटेशन आपको पता लग जाए तो रोक दो ना भाई। किसने बोला काम करने के लिए यार? सीखने पे टाइम लो। आप तैयार नहीं हो उस चीज के लिए, एक दिन आएगा जब आप 100 रुपीज के लॉस पे डरते हो, फिर आप 1000 रुपए के लॉस पे डरना बंद कर दोगे, फिर आप 10,000 के लॉस पे डरना बंद कर दोगे। वो टाइम आएगा क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ता चला जाएगा। 1000 का लॉस पे आप 1000 का प्रॉफिट लेते रहे, 100 के लॉस पे 100 के प्रॉफिट में खुश होते रहे, फिर एक टाइम पे 10,000 के लॉस पे 10,000 के प्रॉफिट में खुश होने लग जाओगे, तो आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो समय के साथ बढ़ेगा। ये आपको सीखने से आएगा, वैसे नहीं आएगा। वो आपके दिमाग को भी ना आदत पड़ेगी, क्योंकि आदमी का दिमाग और दिल उस चीज की आदत होती नहीं है जी कि आपकी जेब से 100 रुपए गिर जाए, तो आपको 3-4 दिन तक रहता है याद जी कि मेरे 100 रुपए निकल गए, 100 रुपए निकल गए। और जब मार्केट में चले जाए तो फिर आप क्या करते हो? रिवेंज लेने का ट्राई करते हो। बिल्कुल, रिवेंज ट्रेडिंग तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको लगता है यार आपने एक बार ट्रेड लिया था, उसमें पैसे आ गए थे आपको, और इस बार लॉस लग गया, तो मैं वापस वही ट्राई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉब्लम क्या होती है, सुबह सुबह जब आप मार्केट में बैठते हो ना, तो अक्सर लोगों को ना एक ट्रेड अच्छा मिल जाता है। हाँ, मैं ये पूछने वाला था आपसे कि जैसे कोई भी बिगिनर आता है मार्केट में, तो उसका फर्स्ट ट्रेड क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? बिगिनर लक कहाँ काम करता है उसमें? देखिए, बिगिनर लक नाम की कोई चिड़िया नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि जुए का नियम है कि सबको एक बार पैसा आता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, फिर बाद में उसमें घुसते चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नियम है या नहीं है, जिसने बनाया वो तो वही जाने, ठीक है। पर मुझे क्या लगता है कि आप गलती से क्या होता है कि आप ट्रेंड में सवार हो जाते हो। क्या होता है, स्कूल कॉलेज में अगर आपको पता हो कि आपने भी हरकत की होगी, भागती बस पकड़ी होगी। हाँ, पकड़ी है ना। बस स्टैंड पे आप खड़े होते रहे कॉलेज के बाहर, जब तक बस में नहीं चढ़ते, जब तक बस मूव करना स्टार्ट ना करे। ये जवानी का जोश होता है ना। बस 10 किलोमीटर की रेट से भागती है, आप पकड़ लेते हो, आपको लगता है मैं अब इससे तेज भाग के पकड़ूंगा। 20 पे भागते हो, 30 पे भागते हो, एक टाइम आता है तेजी से बस में पकड़ जाते हो आप। तो एक समय ऐसा आता है कि आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हो, आप उसी बस के नीचे आ जाते हो, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ लोग मर भी गए होंगे, फैटल भी होंगे, दुनिया मरती है ना। तो ये वही है, अगर आप ट्रेंड में सवार होना सीख गए तो ठीक है, पर कितने बड़े ट्रेंड में? अगर ट्रेंड ने स्टार्ट हुआ है, अभी प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया है, आपने पकड़ लिया, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस पता है, डिफाइंड है, भाई इतना ही मूव किया है, अभी इतना और जा सकता है, वो स्टडी है आपकी, वो
फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, वीवैप, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, क्या यूज कर रहे हो आप इसको देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या ट्रेंड इतना निकल चुका है, अगर ट्रेंड इतना निकल चुका है और इतना सही बचा है पीक करने के लिए और तब सवार हो रहे हो तो फैटल है ना। तो हो सकता है आपने 2 बार 4 बार बिल्कुल टॉप के आसपास पकड़ के पैसे बना लिए हो, पर अगली बार बाजार आपको मौका नहीं देगा। तो न्यूबीज के साथ में क्या होता है, वो गलती से ट्रेंड में ऐसे टाइम पे सवार होते हैं जब ट्रेंड या तो स्टार्ट हो रहा होता है या ट्रेंड बहुत फास्ट होता है, मतलब मार्केट में पैसा पंप हो रहा होता है तेजी में। या 2020 के जो उछलने वाले मेंढक हैं जो अभी अभी पैदा हुए कोविड के बाद में, जिन्होंने वी शेप रिकवरी देखी, वो तो अपने आप को बादशाह समझ के बैठे हुए थे ना। 2023 के बाद 2024 से 25 2 साल हो गए, 2 साल में बाजार में बैंड बजा दी लोगों की। अच्छे पोर्टफोलियो माइनस में है, अच्छे पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो माइनस में है, पर हमने 2023 में पैसे बनाए, 2020 में बनाए, 21 में बनाए, तो हम 23-24 को भी झेल सके हैं, 25 को भी झेल सके। हमें पता है हमारा प्लान क्या है, हमारे पास लिक्विड कितना पड़ा हुआ है, एवरेज कहाँ पे करनी है। एवरेजिंग भी नहीं करनी आती लोगों को लगता है भाई तू तो लॉस में है, तू एवरेज करके दिखा रहा है मुझे। अरे भाई मेरा पैसा, मैं जैसे मर्जी पैसे बनाऊं। अगर मुझे एक्स कंपनी अच्छी लग रही है और मुझे लगता है उसका फ्यूचर अगले 5 साल 10 साल का है, तो मैं आने इसलिए जो एट प्रेजेंट 10-15-20% की करेक्शन अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं उससे डरने वाला क्यों हूँ। मुझे 10 साल का होराइजन है मेरे पास में, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं वैसे सोचूंगा। मैं ट्रेडर हूँ तो मैं रोज सोचूंगा। मुझे पहले ये तो आइडेंटिफाई करूँ कि एम आई ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। मुझे यही नहीं पता मैं ट्रेडर हूँ कि इन्वेस्टर हूँ। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप 100 लोगों को खड़ा कीजिए रैंडम, आप उनसे पूछिए आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो, बता नहीं पाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, वो हॉल्ट लेंगे, सोचेंगे, उनको डिसाइड करना पड़ेगा, सोचेंगे लेकिन मैं ट्रेडर हूँ कि इन्वेस्टर हूँ। वो अगर पैसा आ गया तो ट्रेडर है, फंस गए तो इन्वेस्टर है, ये हार्डकोर फैक्ट है। तो इसलिए जब तक आप बाजार को समय नहीं दोगे, बाजार आपको पैसा नहीं देगा। तो सर इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या इन्वेस्टर बन सकता हूँ? सिंपल शॉर्टकट है, अगर आप जॉब करते हैं, बुरा लगेगा लोगों को, कड़वा लगेगा क्योंकि उनको लॉस हुए होंगे, ठीक है ना। अगर आप जॉब करते हैं तो आप ट्रेडर हो ही नहीं, आप ट्रेडर हो ही नहीं सकते। ट्रेडर को पूरा समय देना पड़ता है, आपको प्री मार्केट देखनी पड़ती है, पोस्ट मार्केट देखनी पड़ती है, आपको न्यूज़ एनालिसिस करना पड़ता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है देखना पड़ता है। अब टैरिफ की न्यूज़ का एकदम हाहाकार मचा हुआ है, टैरिफ क्या है, लोगों को टैरिफ ही नहीं पता आज की डेट में क्या है टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, चाइना क्या बोल रही है, यूएस क्या बोल रहा है, जर्मनी से हमारा क्या इम्पैक्ट है, क्या पैक्ट है हमारे साथ में, रशिया से हम तेल ले रहे तो क्यों ले रहे हैं, रशिया से तेल लेने पे अमेरिका क्यों चिड़ा हुआ है, क्या आपको मालूम है? अगर आप समय दे सकते हो बाजार को, समय दे सकते हो न्यूज़ को, समय दे सकते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं, आप जॉब करते हो, चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हो, आप ट्रेडर नहीं हो भाई, ये मान लो। आप ट्रेडर बन भी नहीं सकते जब तक आप वो जॉब छोड़ के ठीक ठाक सा बैकअप लेके और बैक टेस्टिंग करके, प्रैक्टिस करके, नेट प्रैक्टिस करके, पेपर ट्रेडिंग करके, जब आप छोटी सी कैपिटल के साथ आते हो, भाई मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, 20,000 लेके आया हूँ, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मुझे इसको बचाना है अगले 6 महीने। 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। फौजी को जब तक फ्रंट पे लड़ाई में नहीं भेजते, जब तक उसको 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती उसकी। भाई मैं फौज में भर्ती हो गया, ठीक है, भर्ती हो गया, कोई भाई सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है ना, और जैसे मेरा कमांडर बोलेगा मुझे वैसे करना पड़ेगा, क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस वहाँ भी करनी पड़ेगी, तब तो जाके मुझे मिलेंगे ना AK-47 लड़ाई के टाइम पे। राइट, ये थोड़ी ना मैं फौजी का, मैंने एग्जाम पास कर लिया, फौजी बन गया, फौज में चला गया, मुझे तोप चलाने को मिल जाएगी बैठ के। वहाँ भी प्रैक्टिस होती है 9 महीने की, तब जाके आपको फ्रंट में भेजने की शायद तैयारी होती है जब जरूरत पड़ती है, तो उससे भी पहले, आपसे पहले बहुत सारे बैकअप ऑलरेडी उनके पास में होते हैं। तो मार्केट में अगर आपको मार्केट का फौजी बनना है भैया, 6-8 महीने देने पड़ेंगे। एक बिजनेस को 2-2.5 साल देने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के देता है। तो मार्केट में दूसरे महीने क्यों बच्चे पैदा करने हैं आपको? एक बच्चा होने में 9 महीने लगाता है, राइट। तो आप ये समझो ना कि आप अभी माँ के पेट में हो, बाजार में आप आए हो, तो आपको 9 महीने तैयार होना है भाई। 9 महीने में दुनिया भर की पेपर ट्रेडिंग करनी है, दुनिया भर की प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, हजारों लाखों चार्ट आपको देखने हैं। आप देखो, हमने कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो की हमने, तो मैंने आपको एक रेट का प्रेडिक्शन किया कि रेट ऐसा हो जाएगा। वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उतने हजारों चार्ट देख लिए, लाखों चार्ट देख लिए, मैंने उस डेटा को इतना देख लिया कि मुझे दिखता है कि भाई ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं भी फेल होता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं फेल नहीं होता, पर मुझे पता है मेरे फेल होने की परसेंटेज क्या है। तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है, मेरे फेलियर की परसेंटेज मुझे पता है, मैं यहाँ फेल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जिद्दता नहीं हूँ, मैं बाजार के साथ जिद नहीं करता कभी। ये जितने भी खराब होने वाले लोग हैं, नए बच्चे हैं, बड़ा तरस आता है। हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है जिसको, मतलब क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए हमें,
ठीक है ना, पर हम नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सारे न्यूबीज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं आज की डेट में। और वो भी मैं कहता हूँ ट्रेडिंग बुरी नहीं है, ट्रेडिंग बड़ी शानदार चीज़ है, पर ट्रेडिंग के लिए क्या आपने 8 से 9 महीने तैयार किए हैं? घुटनों के बल चलना भी तो सीखना पड़ेगा ना। पैदा होते ही थोड़ी ना रनर आप बन जाओगे, 100 मीटर की रेस थोड़ी ना भागने लग जाओगे आप यार। आपको पहले बच्चे हो, क्रॉलिंग सीखनी पड़ेगी, फिर कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएगा बैठ के, है ना, कोई आपको स्पून फीडिंग करेगा, बाद में आपको खुद खाना आएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पैसा लेके आए हो, डीमैट अकाउंट खोलिए तो आपको गारंटी होगी ट्रेड करने की। डीमैट अकाउंट फर्स्ट सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है आपकी लर्निंग। आप किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे क्रिएटर्स को सुनिए, अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के पोर्टफोलियोज को जाके चेक कीजिए। स्टार पोर्टफोलियोज को देखोगे आप, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी, अरे भैया उनके भी 60% से ज़्यादा स्टॉक तो लॉस में आज भी। विजय केडिया जी, इतने बड़े इन्वेस्टर, हजारों करोड़ के इन्वेस्टर हैं वो, उनके भी दुनिया भर के स्टॉक लॉस में है। वो गाने गाते हैं आराम से, आपने गाने सुने होंगे, क्या मोटिवेटिंग आदमी है, क्या शानदार आदमी है यार, मस्त घूमते हैं। तो आपने कभी उनको कहते हुए सुना है भाई मेरे को आज टेंशन हो रही है, मेरा स्टॉक नीचे आ गया? वो कहते हैं फॉल ऑफ अ मार्केट इज एन अपॉर्चुनिटी, फॉल इन द मार्केट इज एन अपॉर्चुनिटी। इट इज योर वे, योर पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देख रहे हो उसको। कुछ लोग कहेंगे हाहाकार भागो, जो बचा है बचा के निकल लो। कुछ लोग कहेंगे भैया ये मौका है, पैसा डाल। तो वो उस लेवल पे आने के लिए जब तक आप इसमें ABC नहीं पढ़ोगे, समय नहीं दोगे, आई एम सॉरी टू से, आप ट्रेडर इन्वेस्टर कुछ भी नहीं बन सकते। तो इसमें सर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है कि वो सपोर्ट नहीं करते, आज भी स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स को दोष मुझे नहीं देना चाहिए इसमें ना, आधा सच है और आधा झूठ। क्या है, हमारे पेरेंट्स ने देखा क्या है, सोचो आप। हमारे पेरेंट्स ने, आज हम पेरेंट हैं, हम समृद्ध हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हम गाड़ियों में हैं, हमारे बच्चे गाड़ियों में पैदा हुए हैं। सोचो हाँ, हमारे पेरेंट्स गाड़ियों में पैदा नहीं हुए थे, वो बैलगाड़ियों में पैदा हुए थे। आप समझो, उनके घरों में गाड़ियां नहीं, साइकिल होती थी, बैलगाड़ियां साइकिल भी किसी के पास होती, किसी के पास होती थी। टीवी पूरे मोहल्ले में एक होता था, गांव में एक होता था। ऐसे टाइम हमारे पेरेंट्स ने देखा हुआ, स्ट्रीट लाइट में पड़े होंगे, करेक्ट ना। आज के घर में तो भैया सारी फैसिलिटीज हैं, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड हमारे घरों में लगे हुए पढ़ने के लिए। फिर भी अब कहानी क्या है, पेरेंट्स ने जो देखा है वो ये देखा है भैया जिसने मार्केट में पैसा लगाया वो डूब गया। हमारे पेरेंट्स के सामने एग्जाम्पल है क्या? हमारे पेरेंट्स के सामने केतन पारिक का नाम है, हमारे पेरेंट्स के सामने हर्षद मेहता स्कैम है, हमारे पेरेंट्स के सामने हर्षद मेहता स्कैम है। तो हमारे पेरेंट्स ने स्कैम सुने हैं। हमारे पेरेंट्स ने ओवर द काउंटर जो ट्रेडिंग, OTC ट्रेडिंग होती थी, रिंग में जाते थे, बोली लगती थी, उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते थे जो बायर सेलर होते थे, हमने वो लॉसेस देखे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को तो हमारे पेरेंट्स ने देखा ही नहीं ढंग से। ना ही हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो चीज़ें थी कि भैया कौन सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट नाम की चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सिखाने वाले घर घर पैदा हो गए हैं, फिर भी सीखना नहीं चाहते लोग। हमारे टाइम पे सिर्फ स्कूल पढ़ाई जाती थी, डॉक्टरी पढ़ाई जाती थी, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, ये चीज़ें होती थी। या फिर जिसको कुछ नहीं मिला वो फौजी बनना चाहता था पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना, या एक जॉब मिल जाएगी स्टेबल, पेंशन के लिए काम करते रहे। ट्रेडर तो कोई बनना नहीं चाहता था, स्टॉक मार्केट के लिए कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल्स बहुत खराब थे। पर आज के पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहूँगा कि आज के पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि नॉलेज ऑफ फाइनेंस, स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट सब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द बिगर करिकुलम विच इज फाइनेंस। तो आपको पहले अपने बच्चों को फाइनेंस सिखाना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। बेटा मैं तेरे को 10,000 20,000 50,000 दे रहा हूँ, ये तेरे को खत्म नहीं करना, और इसके लिए पहले तू फलाना 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 ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके आ, या 10 20 50 वीडियो देख के ऐसे कुछ बुक बना, जर्नल्स बना, कुछ तो बना के दे, कुछ तो मोटिवेशन मिले। आप किसी बिजनेस में पैसा डालते हो यार, नुकसान तो कहीं भी हो सकता है, मार्केट में भी होता ही है, ठीक है ना। मार्केट को अगर पेरेंट एज ए बिजनेस परस्यू करेंगे, मेरी क्लासेस में इतने पेरेंट्स आते हैं सागर भाई, आप दिल खुश हो जाएगा आपका, जो पिता बेटी को लेके आ रहा है, 16 साल की बेटी को, 16 साल के बच्चे क्लासेस में आते हैं, मेरी छाती ना प्राउड से चौड़ी हो जाती है यार, ये पेरेंट है, ये रोल मॉडल है बेसिकली, जो अपने बच्चों को कहते हैं स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो या ना हो, लूज नहीं कर रहे। जो लूज भी कर रहे हैं जिस ट्रेड को, उनको पता है कि लूज क्यों हुआ है, लॉस क्यों हुआ है, उनको स्टॉप लॉसेस मालूम थे, उनको स्ट्रैटेजी मालूम थी, तो वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एज ए पेरेंट अपने बच्चों को सबसे पहले फाइनेंस समझाना चाहिए। फाइनेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, जो भी आज के डेट में फैंसी आपको लगता है, पर यहाँ पे ब्लाइंडली ये नहीं कहना चाहिए अपने बच्चों को जा ट्रेडिंग करके दिखा, एक ट्रेडर बन जा, नहीं। उनको बोलो कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, लर्न हाउ फंडामेंटल वर्क्स। फंडामेंटल क्या है,
ROC क्या है, ROE क्या है ना, बैलेंस शीट्स को कैसे पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस को कैसे पढ़ना है, कंपनी के स्टैट्स कैसे देखने हैं, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती है। चैट GPT का टाइम है भाई, आपको 250-300 पेज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करो, फ्री में मिल जाती है। चैट GPT को दे दो भाई 300 पेज पढ़ने के लिए, वो 10 मिनट के अंदर में 20 पॉइंट बना के दे देगा। चैट GPT को बोलो ये एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस की, पढ़ के दे मुझे, इसमें क्या लिखा है। अरे भाग के पढ़, जब आप हजारों एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सक्सेसफुल कंपनीज का एक कॉमन फैक्टर क्या है, कैसे काम कर रही है वो। तो फाइनेंस पढ़ाओ, स्टॉक मार्केट उसका पार्ट बनाओ। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए मोटिवेट ना किसी को करना है, ना किसी को करना देना चाहिए। स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना है, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो सर, जैसे कोई भी इंसान आता है जो पॉडकास्ट को देख भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं कि मैंने इतना ट्रेड, ये स्ट्रैटेजी आप इसको यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को जो मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों को एक ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ, मैं मार्केट में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं सीखूँ भी, कमाऊँ भी, बहुत सारी चीज़ें करूँ, बट उसके लिए कंप्लीट रोड मैप नहीं होता कहीं भी, ठीक है। कोई ये उनको बताने वाला नहीं है कि भाई आप आ रहे हो मार्केट में तो आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो उन स्टेप के आप एक बार ब्रीफ कर दें ताकि जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि हाँ, ये एक चीज़ है जिसके थ्रू मुझे निकल के जाना है। जो हमने बेबी की भी बात की कि 9 महीने आपको पेट में रहना पड़ता है, तब आप जन्म लेते हो, तो हर चीज़ को एक बड़ा होने में टाइम लगता है। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके एक रोड मैप फॉलो करें। अब एक बात बताइए, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले स्कूलिंग करनी होगी, फिर मुझे हायर एजुकेशन लेनी होगी, MBBS करनी होगी। MBBS करने के बाद भी मैं डॉक्टर नहीं बनता, फिर मुझे इंटर्नशिप करनी होती है, मुझे किसी हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लेनी होती है, किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम सीखना पड़ता है। अब जज बनना चाहते हैं, जज क्या आप डायरेक्ट बन जाएंगे? नहीं, वकील बनना पड़ेगा, लॉ पढ़नी पड़ेगी, किसी के नीचे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, करेक्ट है? ऐसे ही होता है ना। स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही। अब देखो, डॉक्टर की अगर बात कर रहे थे हम, तो डॉक्टर के साथ में कंपाउंडर भी होते हैं। पुराने टाइम के जो कंपाउंडर होते थे ना, वो भी अपनी क्लिनिक खोल लेते थे। अगर आपको पता हो, गाँव में आज भी ऐसा होता है कि कहते हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर डॉक्टर नहीं होता, कंपाउंडर होता है वो। हाँ, किसी की 4 महीने किसी के साथ काम करके आया, उसको पता है पैरासीटामोल क्यों देनी है, 10 की दवाई कौन सी है, उल्टी की दवाई कौन सी, सिर की दर्द की दवाई कौन सी, पेट दर्द की कौन सी है, बुखार में कौन सी देनी है। करेक्ट नहीं होता? 2 गोली उठाई, उसके साथ एंटीबायोटिक मिलाई और दे दी आपको। करेक्ट, एंटीबायोटिक मिलाई, दे दी। एंटीबायोटिक के भी भैया गूगल कर लो तो एंटीबायोटिक की दुनिया भर की दवाई आपको मिल जाती है। खुजली की दवाई, पेट दर्द की दवाई, दुनिया भर की दवाइयों की आज लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। चैट GPT अपने आप में एक डॉक्टर बना पड़ा है इस चीज में, है ना। पर क्या ये सब करने से आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन पाओगे? कल को आपके सामने कोई ऑपरेशन का केस आ गया, क्या एक कंपाउंडर उसको ऑपरेट कर सकता है? नहीं, क्रिटिकल केस आ जाएगा तब फेल हो जाएगा। क्या आप क्रिटिकल केस को बना सकते हैं आप? एक पेट दर्द है और एक पेट के अंदर में अपेंडिक्स का दर्द है, अपेंडिक्स सिर्फ ऑपरेट किया जाता है, किसी पेट की दर्द की दवाई से ठीक नहीं होता। तो ये जो आज हमारे देश में जो फैल रहा है ना, वो अपेंडिक्स फैल रहा है। स्टॉक मार्केट में अपेंडिक्स फैल रहा है। लोगों को बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है कि आपको पहले बेसिक एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट इस चीज़ का नहीं है। पहले आपको फाइनेंस समझने पड़ेगी, आपको फाइनेंस समझना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स से नहीं, आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। कॉमर्स से है तो आपको लैंग्वेज थोड़ी आसान हो जाएगी। बट इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ इतना लिखिए कि शेयर बाजार क्या है, अरे लाइन लगा के वीडियोस आ जाएंगी। आप खाली इतना लिखिए कि बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी। आप इतना लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखा जाए, किसी कंपनी के P&L कैसे स्टडी किए जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, RBI क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है। अब जो वर्ड आपको नहीं पता ना फाइनेंस का, आप पहले उनको लिखिए, पेपर डाउन कीजिए, उसको पेन डाउन कीजिए। उसके बाद आप गूगल कीजिए, चैट GPT कीजिए, भैया इसको सरल भाषा में बताओ। सरल भाषा में चैट GPT हिंदी में लिख के दे देगा, जिस भाषा में आप बोलोगे, जिस भाषा में, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो चाहिए आपको लिख के दे देगा। आप सीखो ना भाई जाके। पहली सीढ़ी है कि आपको पहले इस बाजार को समझना पड़ेगा, इस बाजार को बिजनेस के नजरिए से देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कि शेयर बाजार बिजनेस है, क्यों? क्योंकि दुनिया भर के बिजनेस यहां लिस्टेड हैं। कंपनी IPO लेके आती है क्योंकि कंपनी के पास फंड्स की कमी होती है, कंपनी को पैसे चाहिए होते फोकट के, विदाउट इंटरेस्ट के। बैंक से ब्याज लेगी 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए लेंगे तो ब्याज भरना पड़ेगा। पर 2000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का IPO आ जाता है। 150 करोड़ के देश में 30,000 करोड़ का IPO ऐसे ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, होता है ना। और उसका नेक्स्ट डे से उसको इंटरेस्ट भी नहीं देना, ठीक है। कंपनी को उसका इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको शेयर होल्डर बना दिया जाता है। कंपनी उस फंड को पुराने डेट क्लियर करने में लगाती है, नए प्रोजेक्ट खड़े करने में लगाती है। ऐसे ही तो होता है ना। तो कंपनी का पैसा उगाही करने का तरीका है IPO, राइट। तो बिजनेस है।
भाई बाइक बनाने वाली कंपनी है यहाँ पे, थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी है, खाना बनाने वाली कंपनी है, खाना बेचने वाली कंपनी है, पानी फिल्टर करने वाली कंपनी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी है, सीएनजी वाली कंपनी लिस्टेड है, गैस वाली कंपनी लिस्टेड है, पेट्रोल की कंपनी लिस्टेड है, भैया चॉकलेट की कंपनी लिस्टेड है, मैगी बनाने वाली कंपनी लिस्टेड है। तो हर धंधा जो आप करना चाहते हो वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब आपको सबसे पहला बेबी स्टेप जो उठाना है वो आपको डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोल के उसमें पैसे नहीं डालने अभी। आपको उसमें आने वाले जो चार्ट आज कॉम्प्लीमेंट्री, आप कुछ भी कहीं भी अकाउंट खोलिए, ज़ीरोधा, फैज़, फलाना ठिकाना, जहाँ खोलिए चार्ट आपको मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जिस चार्ट के आपको एक टाइम पे पैसे लगते थे वो चार्ट फ्री में है, और सभी टूल्स फ्री में अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, फ्री में अवेलेबल है ना। तो आप जो जो इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहते हैं, जो जो इंडिकेटर आपने दुनिया भर की वीडियोज़ में सुने हैं, उनकी वीडियोज़ देखिए, लोगों का कंटेंट आपको मिलेगा। और चैट जीपीटी कीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आपको इतना डेटा कंज्यूम करना है, कम से कम 8 से 9 महीने। आप सोच लीजिए कि अभी आप माँ के पेट में हैं, अभी भगवान ने आपको माँ के पेट में रखा है, आप अभी बच्चा होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जब आप पूरा तैयार हो जाएंगे, आप 8-9 महीने, साल भर जब पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इस बीच में आपको बहुत सारे चार्ट देखने आ जाएंगे, इस बीच आपको बहुत सारे जर्नल बनाने आ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे, आपके फेवरेट टीचर्स आपको मिल जाएंगे, फ्री और पेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंज्यूम कीजिए उस चीज़ को। आप जब 8-9 महीने तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप छोटी मोटी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। करना ही चाहिए, क्योंकि रियल इमोशंस आपके रियल कैपिटल के साथ में अटैच होते हैं। पर रियल कैपिटल आप उतनी ही लेके आएंगे, और इस इंटेंसिटी से, इस इंटेंशन से लेके आएंगे। आपको इसको बचाना है अगले 6 महीने। आपको जो 10, 20, 50 हज़ार रुपये आप लेके आए अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, आपको इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टिंग करके नहीं दिखानी। मुझे रमेश को नहीं दिखाना, देख मैंने कमा के दिखाया। भाई रमेश को कमा के दिखाऊं, रमेश के पास क्या पता कितना पैसा है। मुझे किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना। मुझे कभी इसलिए स्टॉक मार्केट में नहीं आना कि मुझे यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है। नो, स्टॉक मार्केट इज नॉट योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज पार्ट ऑफ योर इनकम। इट इज पार्ट ऑफ योर इनकम। तो पहले आप सीखिए, डीमैट अकाउंट खोलिए, समझिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आइए। उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। तो सर ऐसी कौन कौन सी गलतियां भी होती हैं, जैसे आपने भी की होंगी अपने टाइम पे? देखो, ठीक है, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट का, बिल्कुल। देखिए, और आपने जो गलतियां की हैं उनसे क्या सीखा आपने, और आप जो व्यूअर हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि आपको ये स्टेप नहीं लेने चाहिए? सागर भाई देखिए, मेरी गलतियों का सबसे बड़ा नतीजा है कि मैं 24 साल से बाजार में हूँ। मैंने इस बाजार को क्विट नहीं किया। लोग 24 दिन में क्विट कर देते हैं, 24 घंटे में क्विट कर देते हैं। मैंने 24 साल से क्विट नहीं किया। आज मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ इसी बाजार में, मैं ट्रेनर भी हूँ तो भी इसी बाजार में। मेरे जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे मेरी खुद की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से आते हो, चाहे मैं क्लासेस लेके इनकम कमाऊँ, सब कहाँ से है? बाजार से। सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर आप, जो हमने भी की थी स्टार्टिंग में, कि भाई हमें बिना सोचे समझे, बिना सीखे ट्रेडिंग चालू कर दी। 90% लोग वही कर रहे हैं, 99% लोग वही कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट खोल दिया, कल से ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सीखो यार पहले। तो पहली मिस्टेक है सीखना। जब हमने सीखा इसको, फिर हम छोटी कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट तय करेंगे। जब तक हम ये गलतियां नहीं करते, और दूसरे की वीडियोस को देख के कि भैया इसने इतने पैसे कमा लिए, मैं भी कमा सकता हूँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। फोमो, कि भैया फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे हाथ से छूट गया, अपॉर्चुनिटी, ये ट्रेंड निकल गया मेरे हाथ से, मेरे हाथ से छूट गया, मैं नहीं कमा पाया, फलाना अमीर हो गया। कुछ अमीर नहीं हुआ। बाजार रिट्रेस करता है, भाव हो चाहे इंसान हो, ऊपर जाना है, पर एक बार नीचे जरूर आता है। 2008 का क्राइसिस देख लीजिए, क्रैश, मार्केट गिरी। 2022 फिर से अपॉर्चुनिटी आई। हो सकता है क्योंकि मार्केट की जो साइकिल है 10 से 12 साल की होती है। 2002 में मार्केट गिरा, 2008 में मार्केट गिरा, ठीक है, 1992 में मार्केट गिरा, ठीक है, उसके बाद 2020 में मार्केट गिरा। ऐसे आपको छोटे छोटे हिकअप्स मार्केट में आते रहेंगे, जब आपको री एंट्री के मौके मिलते रहेंगे। आप इंट्राडे का चार्ट देखते हो तो इंट्राडे में भी तो प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है, क्या पूरा भर के बाहर निकल जाता है? जब प्राइस नीचे आता है तो उस नीचे आने की वेट करो ना भाई। आपने बाजार को सीख लिया, अब आप पेशेंटली, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, शेर को शिकार करते दिखा है आपने? क्योंकि हम लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, टीवी पे हमने देखा है शेर को शिकार करते हैं। शेर कैसे शिकार करता है? शेर घात लगा के शिकार करता है। उसके सामने से बहुत बड़ा झुंड निकलता है, भैंसों का, जीब्रा का, हिरणों का। क्या वो सभी हिरणों पे झपट्टा मारता है? वो पूरे झुंड में किसी 1 या 2 शिकार को टारगेट करता है, जो सबसे कमजोर होता है, जो कमजोर होगा, जो कमजोर होता है, जो उसकी रेंज में होगा। उसके लिए वो भैया घंटों घंटों बैठ के वहां पे छुपता है, घास के पीछे छिपता है। शेर तो सामने आके बोल सकता है, हिरन मर जा, मेरे पेट में आना तेरे को, बोल सकता है ना वो, पर क्या हिरन उसके लिए मर जाता है? नहीं मरता, हिरन अपनी जान बचाता है। जो हिरन उससे बच गया,
जो शेयर की पकड़ में आ गया खाली शेयर उसे खाएगा, बाकी को छोड़ देता है वो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अरे भाई टीसीएस में भी ट्रेड करना है, इन्फोसिस में भी करना है, रिलायंस में भी करना है, सत्यम कंप्यूटर भी बनना है ना। और भाई साहब सत्यम कंप्यूटर में सारे पैसे डाल दिए, एक फ्रॉड हुआ, पैसे जीरो हो गए। तो अगली मिस्टेक क्या है कि आपको सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं डालने, आपको एक बास्केट क्रिएट करनी है। आपको कभी भी सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालना, आपको सारा पैसा लार्ज कैप में नहीं डालना। आपको, मेरी जो आइडियल स्ट्रेटजी है, मैं 50% लार्ज कैप में रखता हूँ, 30% मिड कैप में रखता हूँ, 20% स्मॉल कैप में रखता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप कंजर्वेटिव स्टार्ट करें तो आप लार्ज कैप से स्टार्ट करो, आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करो, आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो, ETF से स्टार्ट करो, SIP से स्टार्ट करो। जो बेसिक स्टेप्स हैं वहां से आप स्टार्ट करो। डायरेक्ट आपको पूरा पैसा लेके आके बाजार में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो भैया लॉस होगा ही होगा। दूसरे की गलती से सीखो यार। जब आपको पता है तवा गरम में बैठ के क्यों देखना है, आप बैठ के देखोगे तो क्या जलेगा आपको मालूम ही है। रोटी सीखो, रोटी सेको, रोटी खाओ। पता है भैया, घर वालों ने बताया तवा गरम है, छू के क्यों देखना है उसको, तवा गरम है तो है, सीधी बात है। और ये तवा बहुत गर्म है, बहुत इन्फ्लेमेबल है, मार्केट सारे पैसे जला देती है। आपकी एक गलती, एक लालच, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विल रूइन योर मनी, वो आपको स्पॉइल कर देगी। तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। तो सर ऐसा अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, पॉडकास्ट से पहले भी बात हो रही थी, ऐसा है कि सेबी ने जो नए नए रूल्स बनाए हैं FNO के लिए, या फिर जो डेटा भी आता है उस चीज़ के लिए, और नए नए रूल्स बनाती भी रहती है सेबी, क्या उसकी ये वजह है कि इंडियन मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की साइड? जी। और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है अभी मार्केट में? देखिए, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा बायर है बिटकॉइंस का। भूटान जैसी कंट्री के अंदर में माइनिंग हो रही है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन यहाँ पे डॉलर टर्म्स में $1,21,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 1 करोड़ को तो पार कर चुका है। हाँ। और जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका ये भी कहना है कि शायद वो आज की डेट में $1.5 लाख भी होने की तरफ जा रहा है वो। तो मतलब कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 10 करोड़ भी हो जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन स्कार्स है, लिमिटेड क्वांटिटी में, उसकी माइनिंग इतनी आसानी कि रोज एक बिटकॉइन पैदा हो जाएगा। बहुत हाई पावर चाहिए होती है, पावर जनरेशन से बिटकॉइन बनता है। माइनिंग आसान काम नहीं है, हर कोई घर घर बैठ के माइनिंग नहीं कर सकता। दुनिया भर के ऑल्ट कॉइन्स आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यूएस ट्रेजरी खुद खरीद रही है। देखिए US डॉलर की जो डोमिनेंस है ना वो अब कम हो रही है। आप सोचिए, देखिए एक टाइम पे जो वर्ल्ड में डोमिनेंस थी US डॉलर को लेके वो 75% के आसपास थी। 75% लोग US डॉलर में ट्रेड करना पसंद करते थे। वो डोमिनेंस घट के आज 60 से 65% हो गई है। मतलब ये है कि US की जो करेंसी है उसका जो फ्लेवर है, जो फ्लेम है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है। जिसको बचाने के लिए या जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास गोल्ड नहीं है बैकअप में करेंसी प्रिंट करने के लिए, वो करेंसी अपनी मन मर्जी से प्रिंट करता है। अमेरिका का जो आज के डेट में US डेट है वो $85 ट्रिलियन के आसपास में हो चुका है, बढ़ चुका है। $35 ट्रिलियन से बढ़ के वो $85 ट्रिलियन को टच कर रहा है आज की डेट में। पर अमेरिका लगातार डॉलर प्रिंट कर रहा है। इसके बैकअप क्या है? इसका बैकअप आज की डेट में उसकी क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी को इस कदर लेके आ रहा है। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर, उन्होंने जो उनकी जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसमें भैया उसने बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी कि आपको स्पेस जाना है, स्पेस ट्रैवल करना है, बिटकॉइन में पेमेंट तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझने वाली बात है। अगर जेफ बेजोस जैसा आदमी, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, अगर ये कह रहा है भैया मैं क्रिप्टो पे जा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स क्रिप्टो में जा रहे हैं, तो आपको क्यों क्रिप्टो में नहीं जाना चाहिए? एक टाइम था मैं भी क्रिप्टो के अगेंस्ट में था, पर आज की डेट में दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं, 9 से 6 आप नौकरी करके आते हो, शाम को फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद आपके पास 1-2 घंटे है, आप ट्रेड करना कुछ करना चाहते हो, तो बिटकॉइन में ट्रेड करना, इथेरियम में, क्रिप्टो में, ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना सबसे बेस्ट है। बट आपको यहाँ पे भी देखो दुनिया भर के सैकड़ों कॉइन्स लिस्टेड हैं, उसमें टॉप के 10, 15, 20 हैं जिसमें लिक्विडिटी है, जो सेफ है, आपको उनको चूज करना है। ये नहीं कि आपने कोई भी, कल जैसे एक पेपे कॉइन का बहुत बड़ा चला था कि पेपे कॉइन में मेरे को एक क्लाइंट ने फोन किया, सर मेरे को ना 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था मेरे अकाउंट में, 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था। और मैंने वो प्रॉफिट विड्रॉ करने की कोशिश की, विड्रॉ नहीं हुआ। मैंने जो क्रिप्टो जहाँ उन्होंने अकाउंट खोला हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट्स करी कि भाई मेरा तो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, और ये स्क्रीनशॉट्स भी उसने भेजे मुझे, स्क्रीनशॉट उसने शेयर किए कि भाई मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ अभी कराते करते 2-3 दिन हो गए, कम्युनिकेशन चलती रही, मेलबाजी चलती रही, बातचीत चलती रही कस्टमर केयर से उनके। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, 3-4 दिन के बाद में सारा प्रॉफिट वैनिश। अब क्या वो एक्सचेंज खा गई प्रॉफिट, या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी पेपे कॉइन जैसा जो छोटा कॉइन था वो इन्फ्लेट किया, अब वो 1100 करोड़ की वैल्यू उसकी हो गई। अब जिस वैल्यू पे उसकी वैल्यू 1100 करोड़ रुपए है, वहां पे कोई बायर नहीं है, उसको खरीदना नहीं चाहता कोई, उसको उस भाव पे कोई खरीदना नहीं चाहता। जब कोई खरीदना ही नहीं चाहता तो भाव तो वापस जीरो होगा ना, राइट।
तो आपको ऐसे कॉइन्स से बचना है कि जिन कॉइन्स में इन्फ्लेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, आपको उनको स्टडी करना है। आपको जो टॉप नॉच है, जैसे निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 सेफ है किसी के लिए भी, आपको स्टॉक मार्केट नहीं आती, पर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप एज ए बिगिनर आप ETF में जा सकते हो, इंडेक्स के सेफ हो सकते हो आप, है ना। गारंटी नहीं तो कम से कम आपको ये गारंटी है कि आपको दुनिया भर का नुकसान नहीं होगा। जो स्मॉल कैप क्रैश हो सकते हैं 60-70%, निफ्टी 50 60-70% क्रैश नहीं होती। होती है तो भैया वो 10 साल में 12 साल में एक बार होती है। पर स्मॉल कैप तो कभी भी हो सकता है 40%। निफ्टी 40% भी क्रैश नहीं होती, पर स्मॉल कैप 40% क्रैश होते हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो कभी भी कितने भी क्रैश हो सकते हैं। आपको इससे बचना है, आपको अच्छी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना है। BTC बेस्ट है, इथेरियम सेकंड बेस्ट है, सोलाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बाद में कभी कर सकते हैं। लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट वैसे भी है, पर आपको हाँ आज नीड ऑफ द आवर है कि आपको सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं लगाने के लिए मार्केट में, आप 80 रुपीज़ आप इंडेक्स में रखो, निफ्टी में रखो, जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग है। 20 रुपीज़ से आप बिटकॉइन की तरफ आओ, आप क्रिप्टो की तरफ आपको 20 रुपये लेके जरूर आना चाहिए। 20% या 10% के साथ में आपको यहाँ पे ट्राई जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है लिवरेज, 100x की लिवरेज, 200x की लिवरेज बहुत सारी एक्सचेंज देती है। 500 रुपये से स्टार्ट कर पा रहे हो आप यार। 500 रुपये से 100x की लिवरेज का मतलब क्या है? 50,000 रुपये का ट्रेड। जो कुछ लोगों के अंदर चूल है ना, जो चुल शांत करनी आओ ना यार, आओ 500 रुपये लेके आओ, 100x की लिवरेज लो, चुल शांत करो। अगर आप यहाँ ट्रेडर बन सके, भाई 50,000 सामने वाला दे रहा है ना, फिर आपको ऐसी लिमिट लग जाती है कि आपकी कैपिटल नेगेटिव नहीं होगी। आपके 500 रुपये तक का लॉस है, 16 कट जाएगा, तो आप ट्राई मारो ना, क्या दिक्कत है यार। पर वहाँ भी सीख के, वहाँ भी चार्ट देखने पड़ेंगे, वहाँ भी प्राइस सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ भी स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज क्रिप्टो में है, आज यहाँ 90% का डेटा फिर खड़ा हो जाएगा, 90% क्रिप्टो में लॉस में है, यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, पर उससे आपको बचना है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में डालिए, और सर को हम फिर से इनवाइट करेंगे ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे हम सर से बात कर पाएँ, और भी कुछ आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट हम बनाएं और नॉलेजेबल कुछ डिस्कशन करें, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको ईजी किया जा सके। ठीक है, आप उनके सर के एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको सीखना कहाँ से होता है, जो भी हमने इसमें बात की पॉडकास्ट में, कि आप सीखिए किससे, जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत वेल नोन है, बहुत पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद का पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया है, तो आप उनसे सीखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए एक लाइन करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल सर। जो मैंने अपने सबसे पहले यूट्यूब वीडियो में, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, मैंने अपने घर में किचन में लैपटॉप रखा था, उसमें सेटअप वेटअप कुछ था नहीं, और वहीं खड़े होकर लैपटॉप से वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था सीखो, किससे सीखना आपकी मर्जी है, फ्री में सीखना है यूट्यूब से सीखो, पेड सीखना है चूज योर टीचर, बट कम से कम बिना सीखे मत आओ। दैट्स द लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग भाई, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके, साइनिंग ऑफ। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।